स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। और आप सभी लोगों के जो इतने सारे फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे फ्रेंड्स जो आपके इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए और उन सारे लोगों के साथ ही इन वीडियोस की लिंक शेयर करिए, जिससे वो सारे लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ सकें और जिससे हमें भी आपके लिए काम करने में और ज़्यादा खुशी हो सके और ज़्यादा प्रसन्नता हो सके। आप लोगों ने हमारे वीडियोस को इतना सारा प्यार दिया है, हमारे चैनल पे इतने सारे लोग आप लोग जुड़े हुए हैं, ये एक फैमिली की तरह है और इस फैमिली के सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को हम अपनी प्रॉब्लम समझते हैं और आप लोगों के लिए हम कंटिन्यूअसली वीडियोस ला रहे हैं। आज की क्लास हमारी एमओएस की क्लास होने वाली है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की। और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि ठोस अभियांत्रिकी की क्लास, ये क्लास आज होने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। हिंदी लैंग्वेज के पिछली क्लासेस में हमने क्या किया था, बल और बल के प्रकार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, बट बल के टाइप्स काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन की क्लास होने की वजह से हम क्या कर पाए थे, स्टडी नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि बल के प्रकार होते क्या हैं। आइए क्विक रिवीजन करते हैं सबसे पहले कि बल क्या है। बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था की वस्तु को गतिमान करने की कोशिश करता है। ये आप सभी लोगों को पहले से ही पता है। वो क्या करता है, गतिमान वस्तु को स्थिर करने का प्रयास करता है। स्थिर करने का प्रयास करता है, जबकि स्थिर वस्तु को क्या करता है, वो स्थिर को गतिमान करने की कोशिश करता है, गतिमान करने की कोशिश करता है या गतिमान कर देता है। अब इसके टाइप्स देखें तो हमारे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी कि मॉस के फैक्टर से देखें तो इसके बस हमें पढ़ने हैं बस 3 काइंड्स, यानी कि जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। वो है एक टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स की बात करें तो ये क्या होता है, तनाव बल। दूसरा है कंप्रेसिव फोर्स, यानी कि संपीड़ित बल। और तीसरा है शियर फोर्स, यानी कि कर्तन बल। अब हम क्या करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपके सामने वन बाय वन। और इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं क्या, टेंसाइल फोर्स के बारे में। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टेंसाइल फोर्स, यानी कि तनाव बल। अब इसके नाम में दिया हुआ है क्या आपको, बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी गतिमान वस्तु को विरामावस्था में और विरामावस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में लाने की कोशिश करता है या लाता है। अब ये तो हो गया भैया बल। अब क्या है, तनाव। अब हम लोगों को समझना क्या है, एक शब्द समझना है हम लोगों को, क्या है वो सब, तनाव। तनाव क्या होता है? इन जनरल टर्म्स, इन जनरल लाइफ आप लोग क्या देखते होंगे, तनाव मतलब क्या? एक आदमी के ऊपर अगर बहुत सारे बोझ दिए जाए, अगर बहुत सारे उसको परेशान किए जाएं, उसके ऊपर कई प्रकार के टेंशन हो, यानी कि इधर ये भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ही हो, आपको क्या करना है, घर के भी काम करने हैं, घर के साथ साथ कॉलेज भी जाना है, कॉलेज के साथ साथ आपको अपने दोस्तों को भी समय देना है और दोस्तों के अलावा आपको क्या करना है, खेलने भी जाना है। अब एक आप हो और आपके ऊपर लोड्स कितने हैं, आपको 24 घंटे में क्या करने हैं, ये सारे काम्स को मैनेज करना है और आपके पास टाइम कितना है, ओनली 24 आवर।
है ना। तो क्या है, आपके पास हर चीज़ के मैनेज करने के लिए क्या चाहिए, आपके दिमाग में चारों तरफ खींचातानी रहेगी, यानी कि आपके ऊपर सही कहें तो क्या एक तरह से टेंशन रहेगा कि आपको अपने दोस्तों को भी समय देना है, खेलने भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, आपको अपने ऑफिस का भी काम देखना है। इसको क्या कहते हैं, ये है चारों तरफ से आपके ऊपर टेंशन। सेम एज ये क्या है, फिजिक्स के अंतर्गत क्या है, एकदम सेम ऐसी कंडीशन है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बॉडी के तनाव का मतलब क्या है कि बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हों, इक्वली हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में हों, इक्वल हो। इक्वल से कहने का मतलब क्या है, मान लो इधर भी 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन ही लगे किसी भी बॉडी पे। ये क्यों जरूरी है, तनाव बल में ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों जरूरी है कि दोनों साइड इक्वल और बराबर और विपरीत बल लगे। सबसे पहला इसका जरूरी क्या है, सबसे पहले इसमें बराबर बल लगे दोनों साइड, और दूसरा दिशा में विपरीत। अब भैया बराबर बल होने चाहिए कहीं पे भी, और बराबर के साथ साथ क्या होने चाहिए, वो दिशा में विपरीत होने चाहिए। यानी कि मान लो कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि इधर लग रहा होता 10 न्यूटन और इधर लग रहा होता 4 न्यूटन, अब क्या होता, नेट फोर्स एक जनरेट होता 6 न्यूटन का इधर की तरफ हो जाता ना। अगर मान लो अगली कंडीशन ऐसी नहीं ऐसी होती, इधर की तरफ लगता 5 न्यूटन और इधर की तरफ लग जाता 20 न्यूटन, अब क्या हो जाता, नेट फोर्स जनरेट हो जाता इधर की तरफ। यानी कि बॉडी क्या होगी, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि टेंशन मूव होना इन दोनों कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब भी टेंशन की कंडीशन होती है उसमें बॉडी में मूव होना स्टार्ट नहीं होता है, बल्कि बॉडी के अंतर्गत क्या होता है कि बॉडी के अंदर फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है। टेंशन फोर्स लगने के कारण उसके शेप और साइज में चेंजेस आने लगते हैं, और उसका शेप और साइज क्या होता है, बढ़ने या घटने लगता है, बढ़ने लगता है। एक्चुअली उसके ऊपर फोर्स लगाते जाएंगे जैसे जैसे उसका क्या होगा, शेप बढ़ते जाएगा, और इसको कहते हैं आपका टेंशन फोर्स। ये हो गया टेंशन फोर्स। इनकी सबसे पहली खासियत क्या है कि ये एक दूसरे से अलग काम कर रहे हों, एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम कर रहे हों, और उनके अलावा क्या है, दोनों अमाउंट में इक्वल हो। ये हो गया आपका टेंसाइल फोर्स। अब दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कंप्रेसिव फोर्स। अब अगले को समझते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका कंप्रेसिव फोर्स। संपीड़ित बल, संपीड़ित बल से मतलब क्या है हमारा, संपीड़न बल, संपीड़न बल। संपीड़न बल से मतलब क्या है हमारा, संपीड़न बल से मतलब हमारा ऐसे बल से है जो कि दो सेम कंडीशन हो, टेंसाइल फोर्स की तरह ही, बट इसमें क्या हो, कंडीशन में एक डिफरेंस हो कि जब दोनों फोर्स लग रहे हो तो फोर्स इक्वल तो हो बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ना होके सेम डायरेक्शन में लग रहे हों। जैसे ये फोर्स क्या होंगे, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लगेंगे, यहाँ से एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और इसी को कहते हैं क्या, संपीड़ित बल। जैसे इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेंगे, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में लगेंगे फोर्स, तो क्या होगा, वहाँ पे संपीड़न बल जनरेट होगा। यानी कि अगर बराबर मात्रा में बल लगें और दोनों एक ही दिशा में लगें तो वहाँ पे क्या जनरेट होगा, संपीड़न बल। संपीड़न बल से मतलब क्या है हमारा, ये तो सेम है, क्या है, आपके तनाव बल के बिल्कुल विपरीत है। आपका तनाव बल क्या कर रहा था, उसको क्या कर रहा था, सेम अगर आपको याद हो तो ऐसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स था, बट उनको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, बट उनके कंडीशन में अंतर क्या है, दोनों एक ही दिशा में वर्क कर रहे हैं, एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं दोनों बल। तो क्या करेंगे, इस बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे बल अगर किसी बॉडी पे कार्य करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संपीड़न बल।
यानी कि दोनों इक्वल, इनके में भी जरूरी कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो जरूरी कंडीशन है कि दोनों की अमाउंट क्या होनी चाहिए, दोनों बल बराबर होने चाहिए दोनों साइड से। और दूसरी इक्वल कंडीशन क्या है इसके अंतर्गत, बराबर बल होने के साथ साथ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। अब भैया बल तो बराबर हो ही, लेकिन एक दोनों के विपरीत नहीं, सेम साइड, एक दूसरे के सेम साइड को हिंदी में कहेंगे आपके सेम साइड, समान दिशा में, समान दिशा में होने चाहिए, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा आपका, ये फोर्स कहलाएगा आपका संपीड़न बल, यानी कि आपका हो जाएगा कंप्रेसिव फोर्स। अब आते हैं आपके लास्ट फोर्स पे, और लास्ट फोर्स क्या है आपका, लास्ट फोर्स है आपका शियर फोर्स। यानी कि कर्तन बल। अब जैसे ही बात करते हैं हम शियर फोर्स की, तो हमारे मन में क्या आता है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात आता है क्या कि शियर फोर्स क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि सीधी सी एक आपको एग्जांपल से ही समझाते हैं। मान लो ये एक बॉडी है, बॉडी पे क्या लगा हुआ है, ये रिवेट जॉइंट के थ्रू जुड़ा हुआ है, बॉडी जुड़ा हुआ है, किसी भी थ्रू जुड़ा हुआ है रिवेट के थ्रू। अब क्या करते हैं हम, इन पे दो फोर्स लगाते हैं इक्वल अमाउंट के, टेंजेंशियल, यानी कि इनके टेंजेंशियल साइड पे फोर्स लगाना शुरू करते हैं दोनों ही बॉडी के। क्या होगा बॉडी के अंदर, आप देखोगे कुछ टाइम बाद क्या बॉडी का शेप कैसे हो जाएगा, बॉडी का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो आगे की तरफ खिसकेगा, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, और बॉडी कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगी। और जो ये पोर्शन था आपका बीच वाला, वो सरक के ऐसे हो जाएगा ना, और ये था आपका ऐसे, बॉडी पे फोर्स इधर से इधर की तरफ लगा हुआ है, इसके इधर की तरफ, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एक नेट बेंडिंग शुरू हो जा रही है, यानी कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन शुरू हो जा रहा है। इस पे ऐसे फोर्स लगाना अगर हमने शुरू किया तो क्या हो जा रहा है, इसके अंदर शियर अप होना शुरू हो जा रहा है, यानी टूटना शुरू हो जा रहा है। ऐसे फोर्स जो कि तोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं या तोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको कहते हैं ये क्या, शियर फोर्स। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, एक तो फोर्स आपके टेंजेंशियली काम करने चाहिए, या फिर पैरेलली भी काम कर सकते हैं। पैरेलली या टेंजेंशियली कभी भी ये फोर्स काम करने चाहिए, और फोर्स क्या होने चाहिए, उसी पहले की तरह ही इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, यानी कि बराबर मात्रा में दोनों बल होने चाहिए, और वो एक दूसरे से टेंजेंशियली काम करने चाहिए, तब ये बल क्या होता है, आपका होता है कर्तन बल। इसके अलावा ये फोर्स क्या करता है, अलोंग द सरफेस भी काम करता है, अलोंग द सरफेस, यानी कि सतह के साथ। जैसे ही मतलब मान लो कि एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर हम इसको डस्ट करना चाहते हैं इस बोर्ड को, तो बोर्ड को जैसे ही डस्ट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, बोर्ड को डस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं, यानी कि हमने ये डस्टर उठाया और डस्टर को क्या किया, यहाँ पे डस्ट करना ऐसे शुरू किया। हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक टेंजेंशियली फोर्स लगा रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इस पर पैरेलली फोर्स लगाते जा रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, शियर फोर्स जनरेट हो रहा है। और ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं, कर्तन बल या फिर शियर फोर्स, ऐसे फोर्स को कहते हैं शियर फोर्स या कर्तन बल। आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, क्या, प्रतिबल।
प्रतिबल की बात करें तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्या पढ़ा होगा, प्रतिबल इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपान एरिया। पढ़ा है ना, ऐसा पढ़ा है ऐसा। लेकिन अगर हम कह दें कि अगर फोर्स अपान एरिया ही होता है तो प्रतिबल और फिर दाब में क्या अंतर है? अगर आपको पता है प्रतिबल और दाब में क्या अंतर है तो आज का क्वेश्चन आपके लिए यही रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके बताइए कि प्रतिबल और दाब के बीच अंतर क्या है। लेकिन आइए हम समझने की कोशिश करते हैं अपने इस प्रतिबल के टॉपिक को। प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रतिबल को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेस। ठीक, प्रतिबल को कहते हैं इंग्लिश के अंतर्गत स्ट्रेस। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हम लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करते हैं, अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आप जानते होंगे कि कोई भी बॉडी अपने क्या शेप और साइज में होने वाले चेंजेस का विरोध करती है। यानी कि कोई भी वस्तु अगर फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन मोशन से आपने क्या सुना होगा कि कोई भी बॉडी जो है वो जो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया से आपने सुना होगा कि क्या कोई भी बॉडी अपने सेम स्टेट में रहना चाहती है। अब इसके क्या हो रहा है, हम शेप में चेंजेस करना चाह रहे हैं, इस पर क्या होगा, तुरंत एक रिस्टोरिंग फोर्स इसमें अंदर की तरफ जनरेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, उसके होने वाले विरूपण यानी कि डिफॉर्मेशन यानी कि टूटने का विरोध करेगा। ये जो बल जनरेट होगा ये इसके टूटने का विरोध करेगा। हम अगर मान लीजिए कि शुरुआत में 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लगाते जा रहे हैं, यानी कि 10, 20, 50 न्यूटन का फोर्स जब भी इस पे लग रहा है इसके अंदर भी उतना फोर्स जनरेट हो जा रहा है। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अगर हम मान लीजिए 100 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये क्या कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और इसके शेप में बढ़ जाएगा। तो उससे पहले 100 न्यूटन से पहले क्या हो रहा था, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा था और उसके पर यूनिट एरिया को कहते हैं क्या, प्रतिबल। यही है आपका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। यानी कि किसी भी पिंड पे बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, विरूपण का विरोध होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर एक प्रतिरोधी बल जनित हो जाता है और इसी बल के पर यूनिट एरिया के रेशियो को क्या कहते हैं हम, प्रतिबल। यानी कि इसको कह सकते हैं कि पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर, इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यकारी आंतरिक प्रतिरोध बल के मान को प्रतिबल कहते हैं। ये तो हो गया आपका क्या, प्रतिबल की बुक की डिफिनीशन। अगर हम इनको दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो हम इसको अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे? अगर हम इसको अपने शब्दों में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले पिंड के एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले आंतरिक प्रतिरोध को प्रतिबल कहते हैं। आज के लिए आपके लिए एक वही क्वेश्चन रहेगा कि स्ट्रेस
और साथ में प्रेशर में क्या डिफरेंस है, आप लोग आज यही कमेंट करके बताओगे नीचे। और अगर इसकी बात करें तो ये होता कितने टाइप का है, अगर स्ट्रेस की अगर इसका सीधा हम यूनिट देख लेते हैं तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेस की यूनिट होती है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसके यूनिट देखना चाहें अगर तो स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है ना फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसको लिखते हैं पास्कल। ये है इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या उसको कहते हैं पास्कल। अब इसके टाइप्स देखना चाहें तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, टाइप्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, या तो होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। अगर इसके हम लोग टाइप देखना चाहें तो इसके टाइप्स कितने कितने होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं दो टाइप्स। अगर स्ट्रेस के हम टाइप देखना चाहें यानी कि प्रतिबल, अगर इसके टाइप देखना चाहें तो इसके होते हैं दो टाइप। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, यानी सामान्य प्रतिबल, और दूसरा होता है क्या आपका, दूसरा होता है आपका शियर स्ट्रेस, यानी कर्तन प्रतिबल। अब इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस और साथ ही साथ क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि ये हो गया आपका तनाव प्रतिबल और ये हो गया आपका संपीड़न प्रतिबल। अगर हम समझने की कोशिश करें नॉर्मल जो ये होता है, सबसे पहला नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस यानी कि सामान्य प्रतिबल क्या होता है, ये होता है आपका सामान्यतः फोर्स पर यूनिट एरिया। ये होता है आपका नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है उसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहते हैं। ये हो गया सामान्य। अब तनाव बल अगर जनरेट हो किसी भी बॉडी के अंदर तो उस समय जो प्रतिबल उस पर काम करता है, उसके पर यूनिट एरिया पे जो प्रतिबल कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, तनाव प्रतिबल। ये क्या होता है, तनाव बल के कारण कार्य करता है। आप लोगों ने अभी पढ़ा कि तनाव बल क्या होता है, कि वो क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे से अपोजिट वर्किंग करते हैं, तो उसमें भी तो कुछ रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहे होंगे, तो उसको कहते हैं क्या, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल स्ट्रेस। और दूसरा है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि ये क्या है, ये कब कार्य करता है, जब संपीड़न बल कार्य कर रहा हो किसी भी पिंड पे। जब किसी भी पिंड पे संपीड़न बल कार्य कर रहा हो तो उस समय जो स्ट्रेस उस पर काम करता है उसको क्या कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल। ये हो गया आपका। और ये है जो आपका लास्ट टॉपिक है, यानी कि शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कभी भी बॉडी पे कब जनरेट होता है, जब उस पर क्या हो, जब उस पर कर्तन बल कार्य कर रहा हो। ठीक, इसको देखते हैं ये कैसा होता है। ये जैसे कि हम लोग जानते थे टेंसाइल फोर्स कैसे क्या होता है, ऐसे होता है। तो ये जैसे ही बॉडी यहाँ से शियर होना स्टार्ट करेगी तो इसके अंतर्गत क्या होंगे, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होंगे जो इसको टूटने का अपोज करेंगे, और इसी के पर यूनिट एरिया के साथ के रिलेशन को क्या कहते हैं, तनाव प्रतिबल। अगर इसको देखने की कोशिश करें तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस पर ऐसे लग रहा है, तो ये मान लीजिए पार्टी का बॉडी का मिडिल है, तो ये क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश,
बॉडी का अपोज करने की कोशिश, इस प्रतिबल को क्या कहेंगे? संपीड़न प्रतिबल। वैसे ही ये है आपका शियर ऑफ होना, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था पहले ही कि ये एक बॉडी के अंदर जो रिवेट लगा हुआ है वो दो हिस्सों में बट गया है। एक हो गया है, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा, ठीक। बीच का जो ये लगा हुआ है ये चेंज हो गया है, और इस पे जो फोर्स क्या हो रहा होगा, इसके सेम ओपोजिट वर्किंग कर रहे होंगे, और इस पे जो जनरेट हो रहा होगा स्ट्रेस, वो जनरेट हो रहा होगा आपका शियर स्ट्रेस। यानी कि कर्तन बल क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कर्तन बल जहाँ पे भी काम कर रहा होगा वहाँ पे क्या हो रहा होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, और अपने जो जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके अभी तक इस चैनल पे नहीं जुड़ पाए हैं उनको एक बार जुड़ने के लिए इनवाइट करिए, और उनको बताइए और सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी क्लासेस कंटिन्यूअसली स्टार्ट हो रही है, और बहुत सारे लोगों से अभी भी हमारी बातचीत चल रही है जिससे कि हम और सारे वीडियोज़ आपके लिए इस चैनल पे लेके आ सकें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।